जी फाइल्स बिग डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज हम गाजीपुर में खड़े हैं। गाजीपुर यानी कि किसान आंदोलन का स्थल। लगभग 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन को हो गया है। किसान आंदोलन किस दिशा में और किस दशा में जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। आज हमारी मुलाकात किसान नेता राकेश टिकैत से हुई। राकेश टिकैत ने अपनी लंबी बातचीत में कहा कि सरकार का इंतजाम करना पड़ेगा, खासतौर से इलाज करना पड़ेगा, और इलाज के लिए इंजेक्शन हमारे पास तैयार है, और वो इंजेक्शन है वोट का। इस आने वाले विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनावों में राकेश टिकैत ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने एक लंबी चौड़ी बातचीत में कहा कि किसानों का बल्कि 18 मंत्रालयों का एक कमेटी बननी चाहिए, और वो कमेटी ये तय करे कि पूरे देश के किसानों की दशा, उनकी नीतियां क्या होंगी। आंदोलन के लिए पूरे देश में एक बहस चलनी चाहिए कि किसानों को किस तरह से उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। आइए देखते हैं किसान नेता राकेश टिकैत का इंटरव्यू। धन्यवाद। जो साहब 1 साल होने जा रहा है आपको यहाँ बैठे हुए, 1 साल में आपने क्या अनुभव किया? यहाँ पे 7 महीने तो यहाँ हो गए और 3-3, 4-4 महीने आंदोलन करते पहले हो गए, क्योंकि ये मई जून से ही शुरू हो गया था। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो आंदोलन जब से ही शुरू हो गया था, जब से एक कानून बने थे, ऑर्डिनेंस आया था, तो अनुभव ये करा कि अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वो जरूर बात करते हैं। पार्टी को इसका मतलब सरकार है नहीं, सरकार जो है वो कोई पार्टी नहीं है, ये कंपनी चला रही है इसको। ये अनुभव करा। आपको लगता है कि सरकार नाम की चीज नहीं है, ना चीज, बल्कि सरकार के नाम पे कंपनी है। कंपनी है, कंपनी। ये आप कहना चाह रहे हैं? ये कंपनी है। लेकिन आपकी जब भी बात होती है इनसे, उस बातचीत में 3 फॉर्मूले हैं। तीनों में जो बीच का जो स्टॉक वाला मामला है, जिसमें कि माल कोई भी आदमी कितना भी स्टॉक रख सकता है, उस पे आपको क्या आपत्ति है? पहले अगर कोई व्यापारी माल रखता था जी, तो होल्डिंग कैपेसिटी उसकी थी, और एक लिमिट थी कि ये 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 1000 क्विंटल रखेगा। आज तो कोई लिमिट है ही नहीं भाई। ये तो ये होगा कि पैसे वाला माल खरीदेगा, स्टॉक करेगा, ताला लगाएगा, कीमत बढ़ाएगा और महंगे रेट में बेचेगा। अभी भी तो महंगे रेट में बेच रहा है। आपका कहाँ अधिकार है ये बताओ? अभी भी जो आज की डेट में भी जो सामान शहरों में मिल रहा है या छोटे कस्बों में मिल रहा है, वो आप जिस भाव से बेचते हो उससे 3 गुना भाव पे तो ऑलरेडी है। उससे और भी ज्यादा होगा जी। ये जब ये कानून आ जाएगा तो उससे और ज्यादा होगा। ठीक है, तो सरकारें क्या कर रही है? अगर माल आज भी ज्यादा उस पर बिक रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं कि किसी चीज पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब सरकार इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। ये हो रहा है जब भी महंगाई बढ़ती है। किसान का आलू 1.5, 2 और 3 रुपया किलो बिकता है बाजार में। जब वहां से चल के वो आगरे से चल के 200 किलोमीटर वो दिल्ली में आता है, तो वही 40 रुपए किलो बिकता है। और यहाँ पे जो भी व्यापारी हैं वो उतना ही खरीद करते हैं कि जितनी दिल्ली में के भाव कम ना हो हमारा, हम महंगे भाव पर बेचेंगे। सारी चीजें, किसान को तो भाव नहीं मिलता। एक समस्या जो मुझे समझ में आती है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, जो बिल में
भाई खेतों की जोत तो हो गई कम, किसी के पास 2 बीघे है, किसी के पास 5 बीघे है, किसी के पास 10 बीघे है, इस तरह से हो गई। तो ऐसे में उपाय क्या है बिना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के? आप क्या करोगे ये बताओ। आप कोऑपरेटिव फार्मिंग कर नहीं रहे हो, गांव सामला जमीन की बुआई नहीं होती है क्योंकि उसमें झगड़े हैं गाँव में, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अलावा आपके पास चारा क्या है? हमने कहा कि इतने बड़े सेक्टर को, जिस उस पे आज भी करीब 65% लोग निर्भर हैं, आप उस सेक्टर से अगर उससे मान लिया 10% 20% लोगों को भी आप हटाते हो तो उसको कहाँ लेकर जाओगे? कौन सा ऐसा सेक्टर आपके पास में है कि कहाँ पे आप उनको रोजगार अवेलेबल करवाओगे? आज भी गांव में रह रहे, उसने 2 भैंस पाल ली, अपने खेत में वो काम कर रहा, उसको थोड़ा सा रोजगार दे दो, कुछ उसे सरकार सपोर्ट कर दे, वो कम से कम गांव में तो रुका हुआ है, अपने खेत में अनाज पैदा करके वो उसको खा तो रहा है, अपना गुजारा बसर कर रहा। और जिस दिन आप उसका 100% खेत ले लोगे और उसको बाजार के भरोसे छोड़ दोगे तो वो क्या काम करेगा? उसको इतनी बड़ी जनसंख्या को कौन से सर्विस सेक्टर में ले जाना चाहते हो? कौन सा इंडस्ट्री सेक्टर है, कहाँ जाना चाहते हो? चौधरी साहब, अभी भी जो है जिस खेत पे 1 आदमी की जरूरत है उस पे 4 आदमी काम कर रहे हैं, कई बार 3 भी करते हैं। तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं छद्म रोजगार, तो अभी भी गाँव में है। कम से कम जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कम से कम उसको मजदूरी तो मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? कहाँ पे मिलेगी? तो मशीनरी आएगी जी, मशीनरी आएगी, मजदूरी कहाँ मिल रही है? वो तो बेरोजगार होगा, वो या तो बंदूक उठावेगा या सड़कें लुटेगा, रोजगार उसको है नहीं, कहाँ लेकर जाओगे उसको? आप ये कहना जा रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है बेसिकली अपराध को बढ़ावा देगी? बिल्कुल देगी, और बड़ी कंपनी आएगी, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें है कि आप वहाँ पे ही स्कूल बढ़ाओ, गांव में ही बिजली की फैसिलिटी बढ़ाओ, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाओ, गांव में ही रोजगार दो, तो कम संसाधन में भी लोग अपना गुजारा कर लेंगे। आपने उनकी जमीन और वो सारी चीज छीन ली, आपने उसको छोड़ दिया, आप फ्री हैंड हो गया, वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा वो? उसको कहाँ रोजगार दोगे? वो तो है कि उसके पास में 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, वो अपना गुजारा बसर तो कर रहा, अपना खाने का अनाज उसमें पैदा कर रहा है, एक परिवार उससे पल रहा है। उसके बाद में आप कहाँ जाओगे? जी, आप मेरे को एक बात बताओ कि जब 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम चीनी का भाव बढ़ाएंगे और गेहूं का भाव भी बढ़ाएंगे, आप लोगों ने बड़ा समर्थन दिया मोदी। आपने खुद भी कई जगह कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 2019 तक भी रेट नहीं बढ़े, उसके बाद भी 2019 में भी आपने सपोर्ट किया पार्टी को। तो ये सब जानते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विरोधी कदम उठा रही है, जो चुनावी वादे वो करती है वो पूरे नहीं करती, उसके बावजूद भी आप ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो ये अंतर्विरोध नहीं है? हमने ये कहा है कि ये वोट दूसरे काम पर लिया इन्होंने, आम जनता को बहका के। और ये खास करके जो बीजेपी के लोग हैं, इनको सोच लेना चाहिए था कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारी पार्टी तो गई। इन्होंने उसी टाइम पे जब 13 और 14 में नारा लगा, तो ये नारा लगा कि ये तो कहा नहीं उन्होंने कि बीजेपी सरकार अब की बार मोदी सरकार, और मीडिया के माध्यम से आम जन में इतना वो फैला दिया कि मोदी ही देश का जैसे भगवान नया अवतार आ गया, और ये कहाँ था अब तक वही मिला नहीं। इसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ और ये मिला नहीं, ये 50-60 साल तक कहाँ रहा?
तो ये एक हवा खड़ा करा गया, उसके माध्यम से वोट ले ली और काम करे दूसरे। यही 2019 में हुआ। ये तो 2000 पहले उसमें भी बेचना शुरू करा और अब वाले में तो एक तरफा पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये लगता है कि जैसे 2024 के बाद में ये चले जाएंगे और जो कुछ है ये लास्ट इनका वो चल रहा है, और जो कुछ बेचना पूरे देश को बेच के अभी यहाँ से निकल जाओ। तो ये हालात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल तक ये चुनाव कानून जो है उसका क्रियान्वित नहीं करेंगे, हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। 2 साल तक रोक लगा दी इस कानून पे, तीनों कानूनों पे। 1 साल तो हो ही लिया। हाँ, तो 1 साल अभी और बचा है। हाँ, तो आप अभी क्यों नहीं आप धरने से उठ जाते, और जब 1 साल बाद नंबर आएगा तब धरने पे दोबारा क्यों नहीं आते? क्या गोदाम टूट गए वे? सुप्रीम कोर्ट ने गोदाम तुड़वा दिए। जो कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन गए, भाई ये तो गोदाम टूट गए हो, सब कुछ हो गया हो, गोदाम सील लग गई हो, गोदामों में गौशालाएं बन गई हो, सब हट गए हो, तो गोदाम खड़े हैं। तो 1 साल बाद में भी तो कानून आएंगे ना, इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना 1 साल बाद में। तो 1 साल एक फसल आई तो हो गया 1 साल पूरा। लोगों को ये लगता है कि किसान जो है सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं, हम तो मानते हैं, हम तो कोर्ट की भी बात मानते हैं, और कोर्ट के बाद में हम फिर पार्लियामेंट की, राज्यसभा की भी बात मानते हैं। हम तो दोनों की मानते हैं बात। हम तो सबका सम्मान करते हैं, जो वहाँ पे है उसका भी सम्मान करें, फिर उसके बाद में जो जहाँ जाएगा वहाँ पे भी हम तो सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से। एक समस्या और है, क्या? जो लोग कहते हैं, हाँ, लोग कहते हैं कि जी आपकी 120-30 यूनियन है पूरे देश में, सब लोग अपने अपने ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, हाँ, सब एकजुट नहीं है। तो ऐसा क्यों है? सब नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लाते? नहीं, अब आप तो भी अलग अलग रैली कर रहे हो, वो भी अलग अलग रैली कर रहे हैं पंजाब अब तो वो है ही नहीं कोई। अब कौन है वो? हाँ, वो कौन है? अब तो वो तो है ही नहीं कोई। नहीं, पंजाब वाले हैं ना, कौन है? सरदार जी हैं। वे तो सारे इकट्ठे हैं अब। हाँ, नहीं, पर आप सब इकट्ठे नहीं हो ना। नहीं, इकट्ठे सब। अब तो संयुक्त मोर्चा बन गया ना। नहीं, संयुक्त मोर्चे में कितने लोग आए? संयुक्त मोर्चे में 500 से ज्यादा संगठन है देश में। अच्छा, छोटे बड़े जो भी है, अब नहीं है। अब तो जो भी सरकार के साथ में अगर कोई होगा तो वो अलग हो सकता है। अगर रियल में किसानों का, मजदूरों का कोई काम करना चाहते हैं तो उनका तो एक प्लेटफार्म ये है, इस अलग कोई प्लेटफार्म अब नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब सारे संगठन किसान के हैं, सब एमपी और विधायक उसी क्षेत्रों से आते हैं, आप के क्षेत्रों से आते हैं, तो आपने उनको क्यों नहीं कहा कि संसद में जाकर के वोट दें इस बिल के खिलाफ, ताकि ये बिल अपने आप में अविश्वास प्रस्ताव में गिर जाए और पार्लियामेंट में जो तरीका है लोकतंत्र की डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में या बहुमत में, उस तरह का दबाव क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे इसका मतलब सांसद जो है वो किसानों की बात नहीं मान रहे। ना, मान नहीं रहे। ये बात मानते हो? हाँ, मान। तो उनका क्या इलाज करोगे आप? तो जब उनका लक्षण होगा जब करेंगे इलाज। इसका क्या इलाज होगा? अरे इलाज तो जिसको जोन सी दवाई देनी पड़ेगी वही तो देंगे। हाँ, जब बीमार होकर अस्पताल में जागा हो तो उसको वहीं इलाज देंगे, डोज देंगे वहाँ पे। उस पर रिसर्च चल रही। उस पर रिसर्च? हाँ, चल रही रिसर्च। अच्छा, नहीं तो क्या आपने कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जो एमपी आपके खिलाफ हैं, या लोकसभा में आपकी बात नहीं मान रहे हैं, राज्यसभा में आपकी आवाज नहीं उठा रहे हैं, या इस बिल के खिलाफ नहीं है? हाँ, तो बड़ी रही लिस्ट है, पूरे बीजेपी वालों की बन रही लिस्ट। नहीं, उसमें तो कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। कांग्रेस के लोग कहाँ कह रहे हैं? हाँ, तो जोन से नहीं कह रहे। देखो, देश में विपक्ष भी कमजोर हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष बहुत वो है और उसने कुछ हाथ पाला है, वो भी कमजोर हैं। वो भी इतना डरा धमका दिया
कि आंदोलन करना ही भूल गया विपक्ष के आदमी तो। और उनकी सुनी किसने? अगर उसकी पूरी वो मिनट्स उठा कर देखे तो पूर्ण रूप से जो हाउस में वो गया है वो पूरा इलीगल बना है। वे चिल्लाते रहे, उनकी बात सुनी नहीं। दूसरा एक बात और भी है इसमें, हाँ जी। जो कानूनी दावपेच है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है राज्य और केंद्र के सामलात हाँ, दोनों का यहाँ का विषय है, कंकरेंट। हाँ। उसमें जो राज्य आपकी बात मानते हैं, जैसे झारखंड है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, या उड़ीसा है, या पंजाब है, उन राज्यों में आपने क्यों नहीं कहा कि इनको विधानसभा में इम्प्लीमेंट न करें या अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट न करें? ऐसी तो कोई बात दिखाई नहीं देती वहाँ पे। होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि एक कानून ये बना रखा है ना कि एक जगह से दूसरे स्टेट में कहीं पे भी आप ले जा सकते हो। हाँ जी। तो सस्ता खरीद देंगे, महंगा बेचेगा उन स्टेटों में, और सरकार अपना कानून बना लो, लागू ही नहीं होने का उनका। नहीं, मैं समझा नहीं। वे दूसरी जगह से सस्ता खरीद देंगे। हाँ। सरकार ने छूट दे रखी कि एक जगह से कहीं पे भी आप ले जा सकते हो। हाँ। अभी उत्तर प्रदेश में 1600 रुपये क्विंटल गेहूं बिक रहा। अभी भी इस टाइम पे सामने जो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, डीएम के ऑफिस में करीब 46 ट्रॉली गेहूं खड़ा हुआ है। सरकार पे पूरा दबाव बढ़ रहा है। अधिकारी ये कह रहे जी 1700 रुपये में हम आपका बिकवा देंगे ये व्यापारियों को। हमने कहा कि बेचना ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि एमएसपी है, थी और रहेगी, उससे नीचे में हम बेचना नहीं। आपके यहाँ पे बेचो, आप इसको खरीदो या ले। वो वहाँ से हरियाणा में ये कानून लागू कर दिया उन्होंने, पंजाब में लागू कर दिया। हरियाणा में तो एमएसपी में खरीदा, पंजाब में नहीं खरीद हो रहा। आज भी करीब 10,000 क्विंटल गेहूँ हरियाणा की मंडी में पड़ा हुआ है। आप जाओ और देखो, उसको नहीं खरीद हो रही। ये झूठ। कल तो हरियाणा सरकार का बयान आया कि हमने सारा सामान खरीद लिया एमएसपी पे, और पंजाब के लोगों ने, अमरिंदर सिंह का तो कोई लेना देना नहीं है, पर अमरिंदर सिंह तो खूब कह रहे हैं हमने सब एमएसपी पे खरीद। हमने ये कह रहा कि हरियाणा की मंडियों में जी गेहूं पड़ा हुआ है अभी भी। सर्वे कर लो एक बार मंडी के। मंडी तो यही है, रोहतक में देख लो, आप सोनीपत में देख लो, पानीपत में देख लो, सब जगह करीब 10,000 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं हैं जो हरियाणा की मंडियों में रखा हुआ है, जिसकी खरीद नहीं हुई। जिस दिन ये हो जाएगा कि एक स्टेट लागू कर रहा है, वो बाहर से सस्ता खरीद देंगे और वहाँ पर लेकर चले जाएंगे। क्योंकि जब तक भारत सरकार इस पर कानून नहीं बनाएगी कि एमएसपी को हम गारंटीड कानून बनाते हैं, बाजार खरीद करें या सरकार खरीद करे, इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी जब तक इसका लाभ नहीं होगा। कुछ जगह हो सकता है कि स्टेट उस पर सब्सिडी दे दे, जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के नाम से दे दे कि जैसे यहाँ पे भी दिया है कि आलू पर सब्सिडी दी थी उत्तर प्रदेश में भी एक बार, कि अगर बाहर आलू जाएगा तो सब्सिडी हम उसको दे देंगे ट्रांसपोर्ट के नाम पे। जैसे उत्तराखंड में भी है कि हमने वहाँ की सरकार को भी कहा कि आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दो। जैसे चीनी पे भी सब्सिडी दी थी उत्तर प्रदेश में। चीनी जब यहाँ से बंदरगाह पे गई, विदेशों में गई, तो उस पर भी सब्सिडी दी थी। तो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन जब तक नेशनल लॉ नहीं बनेगा, नेशनल कानून नहीं बनेगा, जब एक देश है, एक वो है वन कंट्री का एक फार्मूला जब आ रहा है, वो नहीं बनेगा। कानून बनाओगे आप पार्लियामेंट में और फिर कहोगे जी आप स्टेट में इसको लागू मत होने दो। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप क्यों बनाओगे गलत कानून? आपको अधिकार दे दिया तो आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे। लेकिन लोग इस लड़ाई में एक बात और देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये लड़ाई आप वो योगी को थोड़ा काम आसान कर रहे हैं
और राजनाथ का काम आसान कर रहे हो और मोदी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हो। उत्तर प्रदेश में आप लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, आप केंद्र के खिलाफ लड़ाई। हाँ, तो केंद्र ने तो कानून बनाए। नहीं, 21,000 करोड़ रुपया तो उत्तर प्रदेश को देना वो चाहिए। गन्ने का इशू है, गन्ने की लड़ाई लड़ी जा रही, वो अलग है इससे। कहाँ गन्ने की लड़ाई लड़ रहे हो? गन्ने की लड़ाई है वो, इससे अलग है। गन्ने की लड़ाई वो लड़ी जा रही है लड़ाई। नहीं, पर आप तो लखनऊ नहीं गए। नहीं, हम नहीं गए लखनऊ, जी, लेकिन लखनऊ जा तो रही ना, हमारी टीम सब जगह लड़ाई आंदोलन करते हैं। वो बिजली का इशू हो, वो दूसरे इशू हो, उस पर लड़ाई लड़ी जाती है हमारी। नहीं, अगर अब मेरे को एक बात बताओ कि बीजेडी ममता झारखंड के मुख्यमंत्री, क्योंकि आप बेसिकली आप तो कोई राजनीतिक पार्टी हो नहीं ना, हम तो है किसान हो। हाँ, किसान है। लेकिन किसान कब तक ये राजनीतिक लड़ाई लड़ेगा? जब तक ये राजनेता के साथ आकर के खड़े नहीं होंगे या संसद में मार्च नहीं करेंगे या राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, जो पॉलिटिकल लड़ाई का जो तरीका है लोकतंत्र में, तो इसका मतलब ये है कि आपको नहीं लग रहा कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी आपको छोड़ दिया? नहीं, हम उनको अपने साथ कहाँ लेते हैं, वे तो आने को तैयार है। हमने उनको ना मंच है उनके लिए, ना माइक है। नहीं, पर आप तो ममता से मिलने ना गए। ना, तो ममता से कहाँ मिलने गए? मैं आरजेडी के उसके इनसे थोड़ा मिलने गया पार्टी से, मैं तो मुख्यमंत्री से मिलने गया वहाँ पे। हाँ, तो मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल होता नहीं क्या? देश के प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल है? नहीं, मुझे बताओ ना, अगर देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल, क्या ये बीजेपी के प्रधानमंत्री है क्या? देश के प्रधानमंत्री है लेकिन बीजेपी के नॉमिनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनसे बयान दिलवा दो कि मैं बीजेपी का नॉमिनी और बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, आप दिलवाओ। बीजेपी का कैसे प्रधानमंत्री होगा? तो फिर देश का ही कहते हैं ना। तो हम भी तो ममता से मिलने गए, तो हम टीएमसी से उससे थोड़ा मिलने गए, हम तो वहाँ की मुख्यमंत्री से मिलने गए। लेकिन अभी जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है, हाँ, ये है कि यूपी के चुनाव से पहले आप ये आंदोलन खत्म कर दोगे और सरकार भी आपको ऐसा आश्वासन देगी जिससे आप सरकार की जय जयकार करते हुए चले जाओगे वापस। सरकार गलत फहमी में बना रहे हैं कि जय जयकार सरकार की हो जाएगी और हम आश्वासन पर आंदोलन खत्म कर देंगे ना। कानून जब तक वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक नहीं जाते। बताइए, एमएसपी पे क्यों कानून बनना चाहिए? एमएसपी क्यों पे नहीं? पहले भी कानून नहीं था, पहले कानून था एमएसपी पे। और इन्होंने तो कहा था हमको, फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे नरेंद्र सिंह मोदी, 2011 में ये वहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये उसके मेंबर थे एक कमेटी के। इनकी रिकमेंडेशन है कि भारत सरकार को लिखा था कि इस पे कानून बनना चाहिए, अपनी रिकमेंडेशन को पूरा कर दो। नहीं, आप वो ठीक है, आप तो मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा वो क्यों, वो फिर गलत थी क्या? एमएसपी तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का एक जॉइंट सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में बैठता है, वो जिनसों को मिला करके रेट तय करता है और हर साल तय होते हैं। तो उसमें कानून कहाँ से आ गया और कानून क्यों बनना चाहिए? कानून इसलिए बनना चाहिए कि भारत सरकार ने माना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इससे कम पर अगर बिकेगा तो किसानों को नुकसान होगा। फ्रांस में, उसमें कई देशों में बन गया कानून, इसमें यहाँ पे भी बन जाना चाहिए। नहीं, वो ठीक है। हाँ, मैं उस बात के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि कानून की कोई प्रथा पिछले 70 साल में रही नहीं, तो जिन्होंने नहीं बनाया वो चले गए। इन्होंने तो कहा कि इन्होंने नहीं बनाया, हमारी सरकार आ जाएगी और हम आपके साथ में इसे सरकार को हटवाओ। हमने वो हटवा दी, ये गद्दी पे आ गए, ये भी फिर आंख डब 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 आंख दिखा रहे हमको। हाँ, आंख दिखा रहे। अच्छा, अभी जो एग्रीकल्चर का फॉर्मूला है, जिसके तहत आपकी कीमत तय होती है, A2
प्लस हाँ फैमिली लेबर प्लस हाँ 50, पर आपको तो कभी मिलता ही नहीं है। कभी 10 पैसे मिलता है प्लस में, कभी 15 पैसे मिलता है, 50 पैसे तो मिलता नहीं है। ना मिला नहीं। पर तो आपकी तो मांग कानून को लेकर के, लेकिन जो मुद्दा है वो भी तो है हमारा साथ साथ ही, हाँ, वो नहीं भी पर तो है वो कि कभी हाईलाइट नहीं करते आप। हाईलाइट ये जब करते हैं जब प्रेस वाले दिखाते ही नहीं। हमारा ये है कि जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, हाँ, C2+50 वाला फार्मूला, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिल्कुल उसको आप लागू कर दो, MSP को कानूनी वो बना दो, हाँ, ठीक है। उसके आगे फिर मार्केट वो आएगा। अभी तो ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड वाला आएगा, C2+ वाला फार्मूला आएगा, उसके बाद में मार्केट वाला आएगा। अभी तो 3 स्टेज आएगी। जब आएगा ये आंदोलन को ऐसे ही थोड़ा खत्म हो रहा है। नहीं अच्छा, हाँ। आंदोलन ही करते रहोगे या इनसे वो कुछ काम भी कराओगे? काम ही तो करेंगे, इन्हें बिल्कुल चाट पीट के बिल्कुल ठीक कर लेंगे। नहीं, छाट पीट के आपके ठीक कहाँ हो रहे हैं? हो जाएंगे। आप मेरे को बताओ, सड़कों में गड्ढे खुद गए, हाँ ढाबे वालों के सड़क पे हाँ, रुक गए। बैरिकेड लग गए, आपकी राशन पानी सप्लाई ठप है। हाँ आप तो वेस्टर्न यूपी के पास में थोड़े धाकड़ हो इसलिए काम चल रहा हाँ है। योगी आपको सपोर्ट कर रहा है ऐसा कह रहे, मैं नहीं कह रहा। ना, यहाँ तो नहीं कह रहा। पानी पूनी भी काट रखा है उन्होंने तो कम बिजली चल रही, पानी चल रहा, सब तो चल ना रहा। ना काट रखा। हाँ। हाँ। लोग मार्केट में ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत इस समय योगी के साथ मिलकर के इस आंदोलन को चला रहा है ताकि नरेंद्र मोदी की एम्बेरसमेंट हो और योगी बनाम मोदी की जंग में योगी का एक अपर हैंड रहे और राकेश उसके साथ है। अभी नहीं कि किसकी लड़ाई चल रही है, हमें तो पता नहीं कि लड़ाई चल रही है या नहीं चल रही है। नहीं, लड़ाई तो चल रही है। हाँ चल रही देखो होगी। भाई, के शर्मा को कहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? वाइस और प्रेसिडेंट तो बना। उनकी इंटरनल वो है, हमारा उससे क्या मतलब है। ये चौधरी साहब, हाँ बताओ जी। इलेक्शन में, हाँ पिछले इलेक्शन में बीजेपी का आपका पूरा किसान संगठन का साथ ना, हमने नहीं, नो। आपकी इलेक्शन में क्या मतलब खुले यहाँ आप उनका विरोध करेंगे कि उनको साथ? आपने पहले भी कहा कि हम विरोध करेंगे और किसान पंजाब में भी कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, तो यूपी इलेक्शन के दायरे में कि आप उसका विरोध करेंगे बीजेपी का पूरा? और क्या करेंगे, विरोध तो करेंगे। हम ये कहेंगे कि इनको वोट नहीं देनी, बहुत खराब पार्टी है। ये आप कहोगे हाँ, खुले खुले आप? और खुले ही तो काम कहेंगे। मतलब ये आप अभी कह रहे हो कि बीजेपी को वोट नहीं देनी? हाँ, बीजेपी को वोट नहीं पर देनी। ऐसे कहो ना रिकॉर्ड पे। तो यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देनी। हाँ, हम यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। इन्होंने 4 साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, हाँ, बिजली हरियाणा से भी महंगी है। यही तो कहेंगे हम। 175 रुपये आस पावर है, हरियाणा में 35 है। हाँ, गन्ने का भुगतान हमारा करीब 14,000 करोड़ रुपया है। 21,000 करोड़ रुपया। 21 पूरे देश का है। हाँ, पूरे देश का। हाँ, हाँ। तो ये यूपी का है। तो ये सारी चीजें कहेंगे ना। हाँ, हाँ, आंदोलन तो चल रहे, अभी भी बहुत जगह टोल्लू पर चल रहे, मूवमेंट होते रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हाँ। गेहूं नहीं बिका, आलू के किसान का बुरा हाल है। तो यही तो कहेंगे। नहीं, मगर एक और प्रथा शुरू हुई है उत्तर क्या? प्रदेश में क्या? कि जो लोग मजबूत हैं गांवों में उनको नोटिस दे रहे हैं हाँ और उनको डराया धमकाया भी जा रहा है। हाँ, बंदूक के दम पे राज करना चाह रहे हैं अब तो। हाँ, तो ऐसा कभी आपने देखा? ना, देखा नहीं। भाई, महेंद्र सिंह टिकैत ने इतना बड़ा आंदोलन किया आपके पिताजी हाँ, ने, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? ना ना ऐसा दमन नहीं हुआ? ना ना, ऐसा दमन नहीं। नहीं, तो इसका क्या इलाज करने जा रहे हो आप? सामाजिक तौर पे क्या इलाज करोगे? इलाज तो इलेक्शन में तो जिनको नहीं, इलेक्शन के अलावा क्या इलाज? इलेक्शन आंदोलन, में, भाई इलेक्शन में तो कोई और दूसरा कुर्ता पजामे वाला आ जाएगा। आंदोलन, हाँ, 2 ही तो रास्ते हैं ना। हाँ, आंदोलन है हाँ। और फिर इलेक्शन है। नहीं, पर आपको लगता है कि आने वाली विधानसभा
में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है? हमें नहीं पता ना, हाँ हम तो अपना आंदोलन करेंगे। हाँ। अब किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी और हमें उस तो। आंदोलन में कहोगे अगले चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं हाँ तो देना? यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे, यही हमने बंगाल में कहा। हम्म। हमने किसी की वोट नहीं मांगी कि इसको वोट दो, हमने कहा कि इसको वोट नहीं देना। इन्होंने तो देश बेच दिया, इनको नहीं देना वोट। अच्छा, आप तो इतनी कमेटी में रहे, हाँ अभी सब बातचीत कर रहे हो, हाँ। आपके हिसाब से देश में खेती का क्या स्वरूप होना चाहिए? भाई जित आंदोलन ना हो और किसान खुशहाल हो, किसान की खुशहाली का क्या रास्ता है आपके दिमाग से? उसमें ये होना चाहिए, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक कमेटी बने जिसमें 18 मंत्रालय आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। 18 मिनिस्ट्रियों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बटा हुआ है। वो एग्रीकल्चर कैबिनेट भी हम उसको बोल सकते हैं। वो जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो जब तक इसका भला नहीं होने वाला है। अगर यहाँ किसी चीज़ की कीमतें बढ़ गई तो विदेश मंत्रालय विदेशों से मंगा लेगा, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नहीं पूछेगा। किसी को कोई परमिशन चाहिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय उसको परमिशन दे देगा। जो कुछ बीज की जो कुछ फसलें प्रतिबंधित हुए हैं तो उनसे पूछता ही नहीं। कोई इनको इंपोर्ट करना होगा तो उस मंत्रालय से नहीं पूछेंगे। दूध इंपोर्ट करना है तो जो पशुधन मंत्री है आप उससे नहीं पूछोगे, और आपने दूध इंपोर्ट कर लिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पॉलिसी जब ठीक होगी, जब 18 मंत्रालय एक जगह बैठ जाएंगे। आप ये कह रहे हो कि एकीकृत मंत्रालय सब होने चाहिए, सब हो जाए, एक जगह हो जाए। जैसे दालों की कमी हो जाती है, भाई दालों की कमी क्यों होगी, उसका समाधान क्या होगा? ये थोड़ा समाधान आप बाहर से मंगा लोगे और अपने किसान को मार दोगे, ऐसे थोड़ा समाधान है। हमारे यहाँ पे उत्पादन हो, उसकी खरीद हो, एक बैलेंस बने। हमारे यहाँ पे कोई डाटा नहीं है कि कितने चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है, कितनी जनसंख्या है, कितना हमारी खपत है, कितनी हमारी पैदावार है। वो कोई डाटा देश में है ही नहीं। ये बगैर मतलब की तनख्वाह ले रहे हैं सारे के सारे, कोई डाटा नहीं है। आलू का किसान इसलिए मरता है कि एक साल उसको कीमतें मिलती हैं, अगले साल वो बहुत डाउन जाता है, फिर वो बोना छोड़ दे, फिर उसकी कीमतें बढ़ जा, तो इसीलिए किसान उसका मरता चला जाता है। कितनी पैदावार हो, कितनी फसल में हमने बुआई करी, इसका एक सीधा उदाहरण ये हुआ कि अक्टूबर 2007 में जब देश बाहर से गेहूं खरीद रहा था, टिकैत साहब को बुलवाया था मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद हम बाहर से कर रहे हैं, क्या हो सकता है कि यहाँ पे गेहूं की पैदावार बढ़ जाए। 1 घंटे की मुलाकात हुई, उन्होंने उनको फार्मूला बताया, उस फार्मूले पे काम करा, और आज 14 साल हो गए, 1 किलो अनाज भी बाहर से खरीद नहीं हुई। तो आप ऐसे लोगों को कमेटी में रखो, उनसे सुझाव लो। नहीं, पर कुछ चीजें तो आपको पता नहीं चलती है जो सरकार करती है। भाई शॉर्टेज दिखाने का सरकार के पास दूसरा तरीका भी है। 75,000 टन गेहूं अभी सरकार ने एथनॉल बनाने के लिए दे दिया है, 2 रुपए किलो पे। जब अनाज को आप ऐसे बेचोगे, आप उसका विरोध नहीं करते हो, आपको क्योंकि पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप व्यापार नहीं करते हो। तो जब आपके यहाँ भी कोई इन चीजों को, किसान संगठनों के पास भी, आप भी कमजोर हैं, क्योंकि किसान संगठनों के पास भी कोई मैकेनिज्म नहीं है चीजों को मॉनिटर करने का। क्या आप कोई अपने लेवल पे कोई संगठनात्मक या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जिसको कहते हैं संगठनात्मक ढांचा, कुछ बनाने की कोशिश में हो?
नहीं नहीं, हमारा तो बना हुआ है। गेहूँ ना 2 रुपया किलो पर दे दिया। गेहूँ एक्सिस पैदा करा है ना देश ने, और फिर भी वो अगर किसान से खरीद हो रही, इतना गेहूँ है कि वो किसान से खरीद कर रहे, फिर 15 रुपए किलो में खरीद कर रहे। नहीं, वो तो 2 रुपए किलो में मिल रहा है इंडस्ट्री वाले तो। कह रहा कि वो घूम रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर उसमें जाए जिस चीज के लिए दे दिया है। अगर एथेनॉल बनाने के लिए दिया है तो उसमें यूज हो जाना चाहिए। वो डिस्ट्रॉय होगा नहीं ना, वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए। जी। वो घूम फिर के फिर उनका वही रिपीट हो रहा है। या तो ये बताना चाहिए सरकार को कि हमको कितना हमारी खपत है, कितना हम पैदा करें। किसान को जैसे ऑस्ट्रेलिया में, कई यूरोपियन कंट्री में हैं, वहाँ पे ये सिस्टम है कि हमको कितने क्षेत्रफल में फसल पैदा करनी है, वो उतना ही डाटा कलेक्ट करेंगे। कितना टाइम होगा, कितना उतना ही डाटा वो कलेक्ट करेंगे। अगर उनको ये है कि ज़्यादा क्षेत्रफल है गेहूं का या किसी फसल का, तो किसान को कहेंगे कि आपको 100 एकड़ नहीं लगाना, आपको 30 एकड़ लगाना, और 70 एकड़ आपको फसल खाली रखनी है। उसका सीधा सरकार पैसा दे देती है। तो सरकार का पानी बचा, अपना श्रम बचा, डीजल बचा, फर्टिलाइजर बचा, सारी चीज बचे। यहाँ पे भी तो डाटा कर लो। अगर गेहूं के पैदावार ज़्यादा हैं तो किसान को कहो कि आप गेहूं कम लगाओगे। पंजाब को कहो कि आप 50% गेहूं की पैदावार करोगे, 50% अपनी ज़मीन को खाली छोड़ दोगे, और आप सीधा इसका जो सब्सिडी है, जो खर्चा है, ये हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमारी ज़मीन नहीं बचेगी, हमारा पानी बचेगा, हमारा फर्टिलाइजर बचेगा, डीजल बचेगा, तो सारी चीज़ें बचेगी। जैसे वेस्टर्न यूपी में जो हम देखते हैं, तो हाँ जी, गन्ना, गेहूं, कपास कुछ हलकों में, हाँ, या मक्का, मक्का। इसके अलावा कोई फसल मैंने बचपन से आज तक देखी नहीं। तो ये तो सरकार ही डेवलप करवाएगी ना, उसको मार्केट देगी। भाई आप किसान नेता हो, अब तो इतने बरस हो गए आपको, कम से कम ये जन जागरण तो आप भी कर सकते हो। आप सरकार पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। नहीं, ये तो पॉलिसी सरकार को बैठ कर बनानी पड़ती है ना। उसकी मार्केट हम यहाँ पे कह दे जी, यहाँ जहाँ गन्ने की बेल्ट है इसको छोड़ के, और हम तो उसकी अरहर की खेती करेंगे, तो ये थोड़ा पॉसिबल है। भाई गन्ने की एक जोन बन गए हैं कि किस जोन में क्या क्या जोन है, आप उसी को डेवलप करो। आप उसमें दूसरी फसलों को आप डेवलप करो। वो अगर ज़्यादा हैं वहाँ पे, भाई उस गन्ना पैदा करने का क्या फायदा है जब चीनी मिल मालिक आपको पैसे नहीं देता है? मुझे बताओ। नहीं तो कौन सी चीज़ पैदा करें? नहीं तो दालें पैदा करो भाई, चना पैदा करो। चना मध्य प्रदेश में पैदा हो रहा, वो 3200 रुपये बिक रहा। ये हो रही दालें पैदा हो रही मध्य प्रदेश में, जहाँ दालों का क्षेत्र है, वहाँ वो 30, 32 और 35 रुपये किलो दालें बिकती है। सरसों अब कर लगा लो कि सरसों का थोड़ा सा ठीक रेट रहा, लेकिन किसान से 5000 रुपये में चली गई। अब उसका 7 और 7500 का रेट है। किसान से चली गई, किसान के पास थोड़ा है सरसों। किसान से तो फसल पे जब आई, जब चली गई 4.5 और 5 में चली गई। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि गलती कहीं ना कहीं किसान सरकारों की है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसानों की गलती नहीं है, सरकारों की है। नहीं, आप तो सरकार पे दोष डाल रहे हो। मैं कह रहा हूँ किसानों की भी गलती है, क्योंकि जिस फसल का आपको पैसा ही नहीं मिल रहा, आप वही पैदा करते हो हर बार। आपने कहा तो 14,000 करोड़ रुपए हमारा गन्ने का है। हाँ, तो गन्ना क्यों पैदा कर रहे हो आप? जब जोन वहाँ पे है तो क्या पैदा करे? जब वहाँ पे फैक्ट्री गन्ने की है, हाँ, तो गन्ना ही तो पैदा करे। फैक्ट्री चलाना तो आपकी जिम्मेदारी नहीं, ऐसा जब वहाँ पे वो बना हुआ है, एक जोन है पूरा, और वहाँ पे पूर्ण रूप से जहाँ पे दालें पैदा होती हैं, भाई यहाँ पे पशु की समस्या है, दालें तो पैदा करते हैं,
लेकिन वहाँ पे पशु है, जंगली जानवर है, और अगर कुछ क्षेत्र में किसान दालें बोएगा तो सारी खत्म हो जाती है, तो इसलिए दालों से किसान हट गया। ठीक। तो अभी क्या प्लान है आपका? अब क्या करोगे? अब हम तो करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। कल 7 महीने हो जाएंगे, 8वें महीने प्रवेश करेंगे, सरकार का इलाज करेंगे। नहीं, सरकार के इलाज का कोई नतीजा तो होगा ना? हो जाएगा भाई, जिसको आप कहते हो इलाज है, हाँ इलाज है। उस इलाज में इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन वोट, हाँ वोट है इंजेक्शन। तो वोट के माध्यम से इलाज? आप वोट के माध्यम से भी, आंदोलन के माध्यम से भी। जी, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक फोटो तो ले लिया, ये ऐसे शूट करते हुए, ये ले लिया। ठीक है, थैंक यू। आइए अंदर, इधर आइए ना।